नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्तकाल एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत और आज की हमारी क्लास है 11वीं। लगातार अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इतिहास पढ़ने के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था वो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट है, नगरों का कर्मिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो देखिए, नगरों का कर्मिक पतन जो था वो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो देखिए, गुप्त वंश ने 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। देखिए, प्राचीन भारत में गुप्त वंश का जो शासनकाल था वो स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देखिए, गुप्त संवत की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। देखिए, समुद्रगुप्त जो था वो पहला गुप्त शासक था। ठीक है, पहला गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और इसके बाद गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो पहला गुप्त शासक तो हुआ समुद्रगुप्त जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति जो था बंदरगाह, यहां से भारतीय व्यापार जो है वो संचालित होता था। देखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की बात करें यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो वहां से समुद्रगुप्त के शासनकाल और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। श्रीगुप्त की उपाधि थी आदिराज और महाराज, ये दोनों उपाधियां किसकी थी? श्रीगुप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य और विक्रमांक। स्कंदगुप्त की उपाधियों की बात करें तो एक थी शक्रादित्य और एक थी शक्रोपम। समुद्रगुप्त की उपाधियों की बात करें तो पराक्रमांक उपाधि जो थी समुद्रगुप्त की थी और कुमारगुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि कौन सी थी? महाराजाधिराज। किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि थी महाराजाधिराज। युद्ध व शांति का प्रधान गुप्त काल में कहलाता था। तो महासंधि विग्राहक जो था वो युद्ध और शांति का प्रधान कहलाता था गुप्त काल में। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? महासेनापति जो था वो गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, गुप्त काल में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी कौन था? तो गुप्त काल में सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी था रणभांडागारिक। ठीक है, रणभांडागारिक जो था वो सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी था। गुप्त काल में राजकीय कोष का प्रधान था महाभांडागाराधिकृत। ठीक है, ये क्या करता था? राजकीय कोष का प्रधान था। गुप्त काल में अभिलेख विभाग का प्रधान कौन था? तो गुप्त काल में अभिलेख विभाग का प्रधान था महाअक्षपटलिक। महाअक्षपटलिक जो है गुप्त काल में अभिलेख विभाग का प्रधान था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में केंद्रीय सचिवालय का प्रधान कौन था? गुप्त काल में केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था सर्वाध्यक्ष। सर्वाध्यक्ष क्या होता था? केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था गुप्त काल में। महाप्रतिहार किसे कहते थे? गुप्त काल में राजप्रासाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार कहलाता था। भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान था ध्रुवाधिकरण। ठीक है, देखिए केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वाध्यक्ष और गुप्त काल में राजप्रासाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार। भूमि कर वसूल करने वाला विभाग का प्रधान ध्रुवाधिकरण। दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक और गुप्त काल में सेना का सेनापति महाबलाधिकृत। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महादंडनायक कौन होता था? न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था, जबकि विनय स्थिति स्थापक ये कौन होता था? ये शिक्षा अधिकारी होता था गुप्त काल में, विनय स्थिति स्थापक। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत जो था वो आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शपणक जो था वो फलित ज्योतिष से संबंधित था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 375 से 415 ईस्वी। ठीक है, और स्वयं ये एक विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके दरबार में 9 नवरत्न थे। ठीक है, और 9 विद्वानों का एक समूह था जो नवरत्न था, और इनमें कालिदास थे, धन्वंतरी थे, शपणक थे, उसके अलावा शंकु थे, बेताल भट्ट थे, अमर सिंह थे, घटकपर थे, वराह मिहिर थे और वर रुचि जैसे विद्वान थे। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण विद्वान जो थे, नवरत्न जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट है, शक और गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? शक एवं गुप्त संवतों के मध्य 242 वर्षों का अंतर है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं यानी कि जो चांदी की मुद्राएं थी उनका क्या नाम था? रूपक था। चांदी की मुद्राओं का क्या नाम था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम था रूपक। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय का उल्लेख किया गया है मंदसौर अभिलेख में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। क्या कहा गया है? रीवा जिले में स्थित सुपिया के लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ हो गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। सामंतवाद का प्रारंभ कब से होता है? गुप्त काल से होता है। ये कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण था। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण में क्षेत्र किसे कहते थे? तो खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। नेक्स्ट है, वास्तु किसे कहते थे गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण में? तो निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण में खिल किसे कहते थे? जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहते थे। और गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण में अपृहत किसे कहते थे? अपृहत कहते थे जंगली भूमि को। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण में चारागाह कहते थे जहां पर पशुओं के लिए चरने के लिए भूमि छोड़ी गई होती थी। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे?
तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मुद्रा राक्षस में मिलता है कायस्थ शब्द का उल्लेख। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था? जो पैठन था वो एक व्यापारिक मंडी थी। देखिए, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन जो मंदिर हैं वो बिठुर कानपुर में स्थित है, बिठुर कानपुर में। कुमारगुप्त ने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी याद रखिएगा। देखिए, कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में चांदी के सिक्कों जो कि मयूर शैली के थे उनका प्रचलन हुआ था। याद रखिएगा, मयूर शैली के जो रजत सिक्के थे उनका मध्य भारत में जो प्रचलन शुरू हुआ था वो कुमारगुप्त के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। देखिए, शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? चतुरंग के नाम से जाना जाता था शतरंज के खेल को। और भारत से ये गया ईरान में और उसके बाद यूरोप में चला गया था शतरंज का खेल। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो ताम्रलिप्ति, यहाँ ताम्रलिप्ति आएगा। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई राष्ट्र थे उनको जहाज रवाना होते थे। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन फाहियान ने किया है। फाहियान ने, जो एक चीनी यात्री था, इसने भारत की दशा का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, भारत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर था वो किसके काल का था? तो सबसे प्राचीन मंदिर था गुप्त काल के समय का, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित। ठीक है, देखिए, सती प्रथा का जो पहला अभिलेखिक साक्ष्य मिलता है वो मिलता है एरन से। आप सभी जानते हैं एरन से प्राप्त हुआ है सती प्रथा का पहला अभिलेखिक साक्ष्य। ठीक है, और यह अभिलेख कब का है? ये अभिलेख है 510 ईस्वी का, जिसमें गोपराज नाम का जो सेनापति था उसकी स्त्री के सती होने का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये भी गुप्त काल के समय का है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े का आयात होता था चीन से भारत में। कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक महान ने की थी। गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त जो था वो गणराज्यों के अंत के लिए उत्तरदायी था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट रूप मिलता है अजंता में। देखिए, विशाखदत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। ठीक है, किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के सिक्कों में मिलावटी धातु का जो प्रतिशत था वो सर्वाधिक था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है स्त्रियों और शूद्रों के संवाद। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा जाता है? किस कारण से शकारी कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? यानी लिच्छवियों का दोहिता। तो प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है। हुणों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था और इसमें स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो देखिए, अगर शकों पर विजय प्राप्त करने की बात आती है तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, विजय प्राप्त की थी। अगर हुणों पर विजय की बात आती है तो स्कंदगुप्त ने की थी।
गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था श्रेणियों से बड़ी संस्था को जिसकी की शिल्प श्रेणियां सदस्य थी। ये निगम काफी बड़े होते थे। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार से तात्पर्य है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरि बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में उदयगिरि जो बुद्ध गुफाएं थी इनका निर्माण हुआ था। वराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु के सम्मान में वराह गुहा का निर्माण करवाया गया था। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंशों की अगर बात करें तो वाकाटक राजवंश गुप्त काल राज्य के समकालीन था। ठीक है, 255 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी विंध्य शक्ति के द्वारा, जो काफी महत्वपूर्ण शासक था, और 330 में वाकाटक वंश की स्थापना की थी सर्वसेन ने। तो 2 बार स्थापना हुई है। 255 में संस्थापक थे विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश के, उसके पश्चात 330 ईस्वी में स्थापना की थी सर्वसेन ने। नाग राजवंश की बात करें तो 305 में स्थापना की थी भवनाग ने। उसके बाद बात आती है त्रैकुटक वंश की। त्रैकुटक राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना 415 ईस्वी में की गई थी इंद्रदत्त के द्वारा, और यह भी गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश था। हुन राजवंश की स्थापना हुई थी 500 ईस्वी में, और तोरमान जो थे, तोरमान इसके संस्थापक थे हुन राजवंश के। उसके पश्चात शालंकायन राजवंश की बात करें तो इसकी स्थापना 300 ईस्वी में देववर्मन ने की थी, वो इसके संस्थापक थे। विष्णु कुंडियन राजवंश की बात करें तो 475 ईस्वी में स्थापना की थी विक्रमेंद्र प्रथम ने। ठीक है, और माथुर राजवंश की बात करें 2 बार स्थापना हुई है, अच्युत के द्वारा 325 में और शंकर वर्मन के द्वारा 350 ईस्वी में। तो 2 बार माथुर राजवंश की स्थापना हुई है। तो कहने का भाव यह है कि गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंशों में एक वाकाटक आता है, नाग राजवंश आता है, त्रैकुटक राजवंश, हुन राजवंश, शालंकायन राजवंश, विष्णु कुंडियन राजवंश और माथुर राजवंश आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत ये गुप्त वंश हमने पढ़ लिया है। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और इसके पश्चात जो 12वीं क्लास होगी वो गुप्तोत्तर काल की होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। धन्यवाद।